नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं विपिन जायसवाल आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि प्राचीन भारत की ये सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल, फिर वैदिक एरा में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ मौर्यन पे चर्चा भी चल रही है। इसके पहले हमने बौद्ध और जैन पर भी चर्चा करी, भागवत धर्म पर भी चर्चा करी है, महाजनपद काल और मगध के उत्कर्ष पर चर्चा है। अभी मौर्य काल चल रहा है, जिस क्रम में ये मौर्य काल की चौथी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज इस क्लास के माध्यम से मौर्य काल का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और हमने केवल मौर्य काल के टॉपिक को समाप्त ही नहीं किया है, बल्कि लगभग 140-50 के आसपास में क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाई है इसी सेशन के माध्यम से। तो जो भी साथी सेशन को ज्वाइन क्या करें, पूरा सेशन देखा करिए, क्योंकि आधे सेशन में आपको कंटेंट मिलता है, उसके साथ साथ आधे सेशन में आपको क्या मिलता है, आपको क्वेश्चन मिलते हैं 25, 30, 40 तक। पिछली क्लास में तो लगभग 38-39 क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य काल के कुछ अन्य पहलुओं पर जो छूट चुका था। तो मौर्य काल में अगर देखा जाए कृषि, तो कृषि के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, मौर्य काल की कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा है, वार्ता कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में 7 वर्गों की कृषकों की संख्या हुआ करती, मतलब कृषक जो हुआ करते थे वो 7 वर्गों में हुआ करते थे। उनकी 7 श्रेणियां पाई जाती थी कृषकों की। मौर्य काल में कृषक स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, परंतु राज्य द्वारा सीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमने आपको बताया ना कि प्रशासन में कुल 18 तीर्थ महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलती है। उसके साथ साथ 26 अध्यक्ष हुआ करते थे। 26 अध्यक्षों में से एक सीता अध्यक्ष हुआ करता था, जो भूमि की देखरेख करता था, कर का कलेक्शन भी करता था। तो कृषक स्वतंत्र तो होते थे, कृषक स्वतंत्र तो होते थे, परंतु राज्य द्वारा सीताध्यक्ष की देखरेख में क्या करवाई जाती थी, कृषि करवाई जाती थी। साथ ही साथ चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य, सौराष्ट्र का गवर्नर कौन हुआ करता था, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन हुआ करता था। तो सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करता था। तो पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सुदर्शन झील कहां पर स्थित है, तो सौराष्ट्र में स्थित है। सुदर्शन झील से और कौन कौन से शासक संबंधित है, तो सुदर्शन झील से आपको बता दिया जाए चंद्रगुप्त संबंधित है, अशोक संबंधित है, स्कंदगुप्त संबंधित है, साथ ही साथ रुद्रतामन संबंधित है। इन सभी की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। राइट, तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अर्थशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, वही 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, हाँ, नाम ये नहीं था रबी, खरीफ, जायद, अभी वर्तमान में नाम है, ये नाम नहीं हुआ करता था। वहां पर जो रबी की फसल है उसे हैमन के नाम से जाना जाता था, जो खरीफ की फसल है उसे ग्रैस्मिक के नाम से जाना जाता था, और जायद की फसल को केदार के नाम से जाना जाता था। तो इस बात को रखिए कि शब्दावलियों से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बता दिया जाए शब्दावलियों से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखेगा। रबी की फसल को हैमज, खरीफ की फसल को ग्रैस्मिक और जायद की फसल को क्या है, केदार के नाम से जाना जाता है, केदार के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप सभी के पॉइंट, क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट? कोई समस्या, कोई परेशानी तो बिल्कुल बताइए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी परेशानियों को पूछा करिए। बहुत सारे साथी हमारे नोटिफिकेशन संबंधी, एग्जाम संबंधी जानकारी, तो उसके लिए भैया डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो आपको वहां पर तो जानकारी सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी मिल ही रही है यूपी एग्जाम वाले पर। तो आप वहां पर क्या है, आप वहां पर से कनेक्ट रहा करिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्लास से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, एग्जाम से में तैयारी के संबंधित क्वेश्चन को पूछा करिए ना भैया। चलिए आइए हम उद्योग धंधों की बात करते हैं।
उद्योग धंधों की बात करते हैं तो मौर्य काल में अनेक प्रकार के उद्योग थे जो कि राज नियंत्रित होते थे, मतलब राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे, राज्य के नियंत्रण में आते थे। मौर्य काल में उद्योग धंधे जो हुआ करते थे जो राज्य के नियंत्रण में आते थे। मौर्य काल में कामांतरिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रित हुआ करता था। तो कार्मांतरिक कौन हुआ करता था? जो साम्राज्य के उद्योग धंधे हुआ करते थे उनके प्रधान नियंत्रक हुआ करता था। उसका क्या, उसका मेन कंट्रोलर हुआ करता था, मेन देख रेख करने वाला हुआ करता था। मौर्य काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था वो वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण हुआ करता था। और भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चीटियां, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस काल में सोना निकालने वाली चीटियों का उल्लेख होता है, तो किस काल में है, ये कहां पर पाए जाते हैं? मौर्य काल में सोना निकालने वाली चीटियां भी क्या है, पाई जाती थी। वो सही, इसका क्या है, इसका जब भी ऑप्शन आएगा तो उसमें मौर्य काल को आप लोग क्या करिएगा, टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, परिवहन साधन पे देख लेते हैं। तो 4 प्रमुख सड़क परिवहन हुआ करते थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो हुआ करता था वो पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक जाता था, वही इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में इसे सड़क आजम कहा गया था। आगे चल करके ऑकलैंड के समय यही जीटी रोड कहलाई थी। दक्षिणापथ श्रावस्ती से लेकर के प्रतिष्ठान तक जाती थी। तीसरी सड़क जो होती थी वो मद्रा से भृगुच्छ तक जाती थी। चौथी सड़क कौशाम्बी से चंपा को जोड़ती थी। तो ये परिवहन, भाई जब परिवहन मेंटेन रहेगा तभी तो व्यापार अच्छा होगा। तो मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारियों के काफिले को सार्थ कहा जाता था। ये क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। क्योंकि व्यापारी, अच्छा दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर व्यापारी काफिले में क्यों यात्रा करते थे? होता क्या था कि प्राचीन काल में जो व्यापारी होते थे उनको अपनी सामान लूट जाने का डर रहता था। तो अपने सामान की सुरक्षा, अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए वो क्या करते थे? समूहों में यात्रा करते थे, जिसको हम काफिला के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम काफिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसे क्या कहा गया है? उसे सार्थवाह कहा गया है। उसे क्या है? सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारिक काफिले के नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था, जो हमने आपको बता दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार चीन का बना रेशम वस्त्र चीनपट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ करता था। भारत के पश्चिमी तट पर भारूकच्छ तथा सुपारा बंदरगाह हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, ये जो भारूकच्छ और सुपारा बंदरगाह है ये किस तट पर है? ये पश्चिमी तट पर। किस पर तट पर है? ये पश्चिमी तट पर। भाई जब भी हम कोई दिशा देखते हैं तो दिशा ऐसे तो देखते हैं, देखिए ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो ये जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट, यहाँ पर जो बंदरगाह हुआ करते थे वो भारूकच्छ और सुपारा बंदरगाह हुआ करते थे। पूर्वी तट पर बंदरगाह ताम्रलिप्ति हुआ करता था। यहाँ पे इधर कौन हुआ करता था? इधर ताम्रलिप्ति हुआ करता था। इधर कौन हुआ करता था? इधर भारूकच्छ और सुपारा बंदरगाह इस साइड हुआ करते थे, पश्चिम में हुआ करते थे। राइट ना? चलिए, तो ये इनका व्यापार होता था। हमने आपको बताया व्यापार दोनों माध्यम से। मुद्राओं पर बात किया जाए तो मुद्रा के निर्गमन का अधिकार जो था वो लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था, मतलब ये टकसाल का क्या हुआ करता था, कह सकते हैं अधिकारी हुआ करता था। मौर्य काल में सोना, चांदी, ताम्र, लेकिन सोना का बहुत कम प्रमाण मिला है। ठीक है, सोना का कम मिलता है। चांदी और ताम्र की मुद्राएं क्या है? ढाली की जाती, ठीक है, ढाली जाती थी। सोना की मुद्रा को किस नाम से जानता था? निष्क के नाम से जाना जाता था। चांदी की जो मुद्रा होती थी ये कौन हुआ करती थी? ये पड़ हुआ करती थी, धरड़ हुआ करती थी, कसारपड़ हुआ करती थी। ठीक है, रूप हुआ करती थी, रूप हुआ करती थी, शतमान हुआ करता था। ये चांदी की मुद्राओं को क्या हुआ करते थे? नाम हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा तो चांदी की हुआ करती थी। और असली और नकली सिक्कों की जांच के लिए रूप दर्शक नामक अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद है, ये इंपॉर्टेंट है। तो असली और नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। साथ ही साथ अभी एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, आपको बता दिया जाए, ये तो सोने का सिक्का हो गया, ये तो सोने का सिक्का हो गया, ये क्या हो गया? ये तो चांदी के सिक्के हो गए। ठीक है, अब आपको अगर बता दिया जाए, ठीक है, पड़ जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्का था। कौन सा? पड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्का था। पड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्का था। राइट। अब अगर हम बात करते हैं मासक और काकड़ी की, अगर हम मासक और काकड़ी की बात करते हैं तो ये तांबे के सिक्के थे।
ये किसके सिक्के थे? ये तांबे के सिक्के हुआ करते। ठीक है, यहीं पर दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है द्रोण। द्रोण जो हुआ करता था ये अनाज माप का पैमाना था, ये अनाज माप का पैमाना था, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं। और इधर एक था निवर्तन, ठीक है, एक था निवर्तन। ये क्या हुआ करता था? ये भूमि माप का पैमाना था, ये भूमि माप का पैमाना हुआ करता था। राइट है, तो दो पैमानों का हमें उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन कला की बात किया जाए तो मेगास्थनीज के अनुसार पुलिब्रोथा या पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। ये सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर स्थित हुआ करता था, सोन तथा गंगा। मौर्य काल के कला को दो भागों में बांटा जा सकता है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका राजकीय कला आ जाएगा और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका इसमें लोक कला आ जाएगा, लोक कला आ जाएगा। राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ लेख, गुहा लोक, स्तूप और विहार आ जाते हैं। वहीं लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं और मृद मूर्तियां इसमें शामिल हो जाती हैं। पुलिब्रोथा में 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा हुआ करता था, मतलब एक पैमाना हुआ करता था। पुलिब्रोथा इतना विशाल हुआ करता था और नगर के बाहर 60 फीट गहरी खाई हुआ करती थी, मतलब नगर को भेदना आसान नहीं हुआ करता था, नगर को भेदना आसान नहीं हो। नगर के मध्य में उद्यानों से घिरा हुआ राजप्रसाद हुआ करता था, जो सूसा तथा पासीपोलिस के राजप्रसादों से भी सुंदर था। सूसा तथा पासीपोलिस यानी कि सीरिया का जो राजमहल हुआ करता था, उनसे भी सुंदर ये राजमहल यहाँ पर हुआ करते थे। राइट, उत्खनन में पाटलिपुत्र से कोई भी राजप्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है अभी वर्तमान में। और फाहियान पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करता हुआ कि यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह मानव निर्मित ना होकर के किससे निर्मित हुआ था? ये देवताओं द्वारा निर्मित। मतलब इतनी सुंदर प्रतिमा, इतना सुंदर डिजाइन था कि वो सरप्राइज होकर के लिख रहा है, वो आश्चर्य जनक होकर के लिख रहा है कि भैया इसका निर्माण किसी मानव के द्वारा ना किया जा करके, किसका ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देव निर्मित बताता है। तो फाहियान इसको क्या बता रहा है? फाहियान इसको देव निर्मित बता रहा है। ठीक है, स्तंभ जो थी वो मौर्यकालीन वास्तुकला की सर्वोत्तम गुफाएं हुआ करती थी, जिसे अशोक की लाट भी कहा जाता है, अशोक की लाट भी कहा जाता है। गुफाओं की बात करें तो गुफाएं, बराबर पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान दे दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर पहाड़ी में जो गुफाओं का दान किया गया उसका संबंध किस शासक से है? तो उसका संबंध अशोक से है। किससे है? उसका संबंध किससे है? अशोक से है। तो अशोक के द्वारा इसका क्या किया गया था? दान किया गया था। अशोक के द्वारा इसका क्या किया गया था? अशोक के द्वारा इसको बना करके इसका क्या किया गया था? दान किया गया था। उसके साथ साथ नागार्जुनी पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान किया गया था। अब जरा हमें ये बताइएगा कि आजीवक संप्रदाय के जो ये प्रवर्तक हैं, बार बार आजीवक संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बार बार आजीवक संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुआ करता था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? बता चुके हैं पहले, पूरा 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले हम बता चुके हैं, लेकिन आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुआ करते थे। राइट, आइए हम स्तूपों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दिया जाए, स्तूप जो होते हैं, स्तूप क्या होते हैं? तो पहली बात तो बता दी, स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक होते हैं। स्तूप का प्रथम बार उल्लेख कहां पे मिलता है? तो स्तूप का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। क्या होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब कुछ अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक का क्या है? अशोक को 84,000 स्तूपों को बनाने वाला मानते हैं, जिसमें से कुछ स्तूप महत्वपूर्ण हैं। तो स्तूप ईंटों से बनाए गए थे। महावंश के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 ही स्तूप से मौजूद है। एक तो आपका सांची का महास्तूप है और दूसरा आपका सारनाथ का स्तूप है। सांची का स्तूप देखा जाए तो एमपी के, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि और लोकेशन, तो एमपी के ये रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में क्या है? ये स्थित है। ये अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। बाद में अग्निमित्र शुंग द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। इसकी खोज 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल
टेलर ने किया था। इसकी खोज क्या है? ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर द्वारा किया गया। सारनाथ के बारे में बात किया जाए तो सारनाथ के कई प्रमुख स्तूपों की एक श्रृंखला हुआ करती है, जिनमें धार्मिक स्तूप और मूलकंद कुटीर स्तूप, उसके साथ साथ धर्मराज का स्तूप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये स्तूप हुआ करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करते थे। स्तंभों की बात करें तो स्तंभ, हमने आपको क्या बताया, जो स्तंभ है ये आपको मौर्य काल का स्तंभ, मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण हुआ करता है, जिसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का क्या किया था? प्रयोग किया था। अशोक के स्तंभों की संख्या क्या है? लगभग 30 बताई जा रही है। लाल बलुआ पत्थर चुनार तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया था। वैसे आप जानते हैं मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए, चलायमान स्थिति में है। कौन कौन से हैं? हाथी है, वृषभ है, सिंह है और अश्व है। अब आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो 4 पशु हैं जो चलायमान स्थिति में हैं, इनका क्रम क्या है? इनका क्या, किस क्रम में ये चलायमान स्थिति में, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ। तो और ये भी कई बार पूछा गया कि कौन कौन से पशु इसमें अंकित हैं। ठीक है, तो इन 4 पशुओं के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र है और सारनाथ की इसी लाट को भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह, ठीक है, वृषभ, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। इसमें क्या, इसी को राज चिन्ह का दर्जा, इसी को राजतंत्र चिन्ह के रूप में क्या है, ठीक है, राज चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया। कई विद्वान, विदेशी विद्वान बताते हैं कि अशोक के स्तंभ जो है वो ईरानी स्तंभों से प्रेरित हुआ करते थे। रुमनदेई स्तंभ जो है वो सबसे छोटा स्तंभ है और लौरिया नंदन का जो स्तंभ है ये सबसे सुरक्षित स्तंभ है। ये क्या है? सबसे सुरक्षित स्तंभ हुआ करता है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते मूर्ति कला पे बात करते हैं। तो पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा कि मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियां बना करके क्या है, बेचते थे। तो मूर्ति कला में क्या है, हमें देखने को मिलता है कि शिव और स्कंद की मूर्तियां देखने को मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति है। हमने बताया कि यक्ष और यक्षी की मूर्ति यहाँ से मिली हुई, जो 6 फीट 9 इंच क्या है, जो कि 6 फुट 9 इंच क्या है, लंबी हुआ करती थी। परखम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका सिर टूटा हुआ है, मतलब वो विचित्र अवस्था में है। पटना, मथुरा, छत्र, गाजीपुर आदि के उत्खनन से भी क्या है, हमें मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आदि के उत्खनन से भी क्या है, मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मृदभांडों की बात किया जाए तो मृदभांड क्या है, राजगृह से हमें, ठीक है, NBPW नॉर्थन ब्लैक पल्स्टर्ड वेयर के साथ गाढ़े काले रंग के मृदभांड भी हमें क्या हुए हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या हो रहे हैं, प्राप्त हुए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। कुछ समराइज कर लेते हैं चैप्टर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राणों का परित्याग किया था, ये दोनों हम बता चुके हैं। कहां पर किया था, ठीक है, कर्नाटक स्थित सरवणबेलगोला में, कौन सी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या, धम्म नीति को अपनाया था। मौर्य काल में सिक्का जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष के था, लेकिन सिक्कों की जांच पड़ताल करने का अधिकार रूपदर्शक नामक अधिकारी को हुआ करता था। अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा की प्रथा प्रारंभ की थी और सबसे अधिक सर्वप्रथम अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की क्या की थी, यात्रा की थी। उसने क्या, बोध गया की यात्रा की थी। बुलंदी बाग, क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बुलंदी बाग से। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान हुआ करता था। यहाँ से प्राचीन मौर्यकालीन मूर्तियां और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है। 12वें शिलालेख में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ये तो जानते हैं। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। ये तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको हम लोगों ने कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज, चोल, पांडे, चेर का उल्लेख मिलता है और इन अभिलेखों के दक्षिण के 2 अन्य राज्य सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है।
गोरखपुर जिले में सोगौरा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है और इस अभिलेख में खाद्यान्न को देश के संकट काल से उपयोग और सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट, अब चलिए आज के क्वेश्चन की श्रृंखला पर हम आगे बढ़ते हैं और अब ये मौर्य काल, इस इन क्वेश्चन के माध्यम से क्या है, हम ये देख रहे हैं कि मौर्य काल आज जो है वो मौर्य काल का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राइट, तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो हमने सोचा उनको भी कवर कर लिया जाए एक सेशन में ला करके क्या है उनको भी कवर कर लिया जाए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। सातवां किसे कहते थे? हु वर कॉल्ड सातवां। आपको बताना है कि सातवां दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों के तीर्थयात्रियों को। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि सर सातवां किसे कहते। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दिया करिए, मैं आपके हर एक कमेंट को भी रीड करता रहता हूं। सातवां किसे कहते थे? तो प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना बहुत ही अत्यंत कठिन हुआ करता था। तो जो व्यापारी हुआ करते थे वो सार्थवाह के रूप में व्यापार करते थे। किस रूप में व्यापार करते थे? सार्थवाह के रूप में व्यापारी व्यापार करते थे। राइट ना, सार्थवाह के रूप में व्यापारी व्यापार करते थे। और एक प्रकार से कह सकते हैं ये व्यापारियों का क्या हुआ करता था, एक प्रकार से कह सकते हैं सर ये व्यापारियों का काफिला हुआ करता था। व्यापारियों का क्या हुआ करता था? ये काफिला हुआ। तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह के नाम से जाना जाता है। इस काफिले में विभिन्न श्रेणियां हुआ करती थी, श्रेणियों के लोग रहा करते थे। और जो सार्थ है, सार्थ व्यापारियों का समूह है और वो जो सार्थवाह है वो व्यापारी किसका प्रधान हुआ करता था। चलिए, हमने व्यापारिक मार्गों की चर्चा भी की थी। क्वेश्चन आ गया, द एंशिएंट ट्रेड रूट पॉपुलरली कॉल्ड द दक्षिणापथ कनेक्टेड। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। अजंता को गोलकुंडा से, एलोरा को गुजरित से, अजंता को अरकामेडू से, अजंता को पाटलिपुत्र से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापारिक मार्ग अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। कहां से? अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। और यह मार्ग मौर्य काल में निर्मित हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या हुआ करता था? मुख्य कारण इसका व्यापार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मुख्य कारण इसका व्यापार हुआ करता था। निम्नलिखित में से मौर्य काल मुख्यतः भूमकर कौन सा था? पिछली क्लास में हमने भूमकर पे चर्चा करी थी, तो इसमें आपको बताना है मुख्यतः भूमकर कौन सा हुआ करता था। भाग, बलि, भक्ति, उद्रंग। निम्नलिखित में से तो यहां पर आपको बता दिया जाए, बलि एक प्रकार का क्या हुआ करता था? धार्मिक कर हुआ करता था। उद्रंग क्या हुआ करता था? राजा को दिया जाने वाला एक प्रकार का कर हुआ करता, स्वैच्छिक कर। भाग जो है, भाग यहाँ पर भूमकर हुआ करता था। भूमकर जो हुआ करता था किसको करता था? भाग हुआ करता था। भाग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल में जो भूमकर हुआ करता था उसका 1/6 मिलता है। व्यवहार में देखा जाए तो 25% के आसपास हुआ करता था, लेकिन 1/8 भी हमें मिलता है। लुम्बिनी में पता चलता है कि वहां पर 1/8 भाग हुआ करता था। 1/8 भाग क्या है? हुआ करता था, जो कि रुम्मनदेही अभिलेख के माध्यम से हमें पता चलता है। और रुम्मनदेही अभिलेख के माध्यम से हमें मौर्य काल के कर नीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी भी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतें की घोषणा की है? लघु शिलालेख सासाराम, भाबरू बहराज लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख। 12 आपको बताना है इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका हैज डिक्लेयर्ड सम रिलैक्सेशन इन टैक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में क्या है? कुछ रियायतों की घोषणा की है। करों में कुछ रियायतों की घोषणा की है। लघु शिलालेख सासाराम, भाबरू बहराज लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख। 12 आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो करों की घोषणा किसमें की है? तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में। लुम्बिनी स्तंभ लेख के माध्यम से पता चलता है कि इसने क्या किया था? इसने 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। 1/6 से घटाकर इसने क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था।
अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्मस्थान से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। रुमनदेही पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज एसोसिएट विद, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बुद्ध के जन्मस्थान से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के, ठीक है, शरीर त्याग से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित, अशोक का रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है। तो अशोक का रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित, तो रुमनदेही लुम्बिनी में ही क्या हुआ था, एक सेकंड लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और जन्मस्थान से संबंधित होने के कारण क्या है ये, और अशोक का एकमात्र स्तंभ लेख है जिससे बुद्ध के जन्मस्थान होने के लुम्बिनी के प्रमाण है। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति संबोधि की घटना कही गई थी, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, बोधगया में, बोधगया में। तो ये गलत हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश देखा जाए, प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में हुआ था। इसी को हमने क्या कहा था, इसी को हमने धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बुद्ध के शरीर त्याग, इनको हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाण के नाम से पुकारा, और महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कुशीनारा। ये कहाँ पर हुआ था, ये कुशीनारा में हुआ था। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के जन्मस्थान से संबंधित हुआ था। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायनोसियस किससे निर्दिष्ट करता है, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु। आपको बताना है इनमें से सही। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायनोसियस, ठीक है, डियोनिसियस, ये किससे निर्दिष्ट करता है, शिव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था, और उसके अनुसार जो भारतीय यूनानी देवता है डियोनिसियस और हेराक्लीस, दो हैं। डियोनिसियस का संबंध किससे है, तो डियोनिसियस का संबंध भगवान शिव से है, और वहीं हेराक्लीस का संबंध किससे है, तो हेराक्लीस का संबंध श्री कृष्ण से है। किससे संबंध है, भगवान श्री कृष्ण से इनका संबंध वो निर्दिष्ट करता है। ठीक है, श्री कृष्ण के साथ इनके संबंधों को क्या करता है, ये निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। फ्लीट, बी.ए. स्मिथ, आर.सी. मजूमदार और राधा कुमुद मुखर्जी। According to which among the following historian Dhamma propagated by Ashoka in his edict was स्टेट रिलीजन। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो वस्तुतः राजधर्म हुआ करता था। तो आपको बता दिया जाए, फ्लीट महोदय ने, फ्लीट इतिहासकार फ्लीट ने अशोक के शिलालेखों से जिस धर्म का प्रतिपादन किया है उसे राजधर्म की संज्ञा दी है। अशोक अपने 12वें अभिलेख में क्या करता है, वह विभिन्न धर्मों के प्रति दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, ठीक है, तो एक प्रकार से राजधर्म हुआ करता है, एक प्रकार से क्या है, राजधर्म हुआ करता था। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। ठीक है, इसे किस शासक ने किया कि कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कर अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, तो वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हाथ पहुंचाता है। ये बात किसने कही, तो ये बात कही गई किसमें, 12वें शिलालेख में। ये बात क्या है, ये बातें किसने कही गई है, तो इसने अपने शिलालेखों में 12वें शिलालेख में क्या है, 12वें शिलालेख में ये बात कही है, 12वें शिलालेख में ये बात कही है। और किसने कही है, ये अशोक के द्वारा कही गई। किसके द्वारा की गई, अशोक के द्वारा क्या है, कही गई। अशोक द्वारा परिचय धम्म क्या था, द धम्म प्रोपिगेटेड बाय अशोकावाद, बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविकों, चारवाकों दर्शनों का मिश्रण। उस समय के अधिकांश जो समृद्ध जो अधिकांश धर्म हुआ करते थे, उनका संप्रदाय हुआ करते थे, उनके सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था या राज्य की धार्मिक नीति। तो अशोक द्वारा जो प्रजातिक धर्म हुआ करता था, ये उस समय के अधिकांश जो संप्रदाय के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था हुआ करते थे, जिसको अशोक के धर्म के नाम से जाना जाता है।
इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों को नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। बताइए भैया, क्या दोनों कथन सही है? व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कोई एक कथन सही है? आपको दोनों में बताना है सही जवाब। आपको बताना दोनों में सही जवाब। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या है कि उसने धर्म संवर्धन, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का क्या किया था? प्रसार किया था। तो दोनों कथन सही, व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? Which one of the following was not a part of Dhamma of King Ashoka? निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? राजा का सम्मान करना, अपने धर्म से विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, अपनी प्रजा के कल्याण। कौन सा धम्म का भाग नहीं था? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा धम्म का भाग नहीं था? तो राजा का सम्मान करना, राजा का सम्मान करना ये धम्म का भाग नहीं हुआ करता था। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। तो अभी हमने बताया बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीवक संप्रदाय के लोग। कौन हुआ करते थे? ये आजीवक संप्रदाय से क्या हुआ करते थे? संबंधित हुआ करते थे। किससे संबंधित हुआ करते? आजीवक संप्रदाय से क्या है? ये संबंधित हुआ करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावंश के अनुसार अशोक का झुकाव बुद्ध के धर्म की तरफ और तब हुआ जब उसके भतीजे न्यूग्रोथ ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया था। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। विद्यावदान का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ। साथ ही साथ दीपवंश यह बताता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के प्रभाव में लाने वाला प्रमुख व्यक्ति समुद्र है, जो व्यापारी का 12 वर्षीय पुत्र था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं, ये पॉइंट तो मैं बता चुका हूं कि उसके भतीजे न्यूग्रोथ ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया था, ये सही है। और दिव्यदान का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं के उन्मुख हुआ था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका सी, इसका सही जवाब हो जाए। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? Which of the following edict of Ashoka certified the existence of कनक मुनि बुद्ध? रुमंदे स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख, अहिरा लघु शिलालेख। आपको बताना है इनमें से सही है, आपको बताना। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? रुमंदे स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख, अहिरा लघु शिलालेख। तो आपको बता दिया जाए, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है वो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को क्या करता है? ये प्रमाणित करता है। यह अभिलेख नेपाल के तराई में स्थित है, रुमंदेही के लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास में क्या है? ये स्थित है। ये क्या है? वहां पर पश्चिम भाग में उसके स्थित हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र के अशोकाराम में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, रैवत, स्थविर, मोगलीपुत्र तिस्स, वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने फर्स्ट की थी, स्थविर का कोई रोल नहीं है, मोगलीपुत्र तिस्स ने थर्ड की थी। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला था तृतीय बौद्ध संगीत का? तो परिणाम यह निकला था कि तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक की क्या हुई थी? यहाँ पर रचना हुई थी। तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक की यहाँ पर क्या की गई थी? रचना की गई थी। राइट, अभिधम्म पिटक की यहाँ पर रचना की गई थी। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जॉर्ज व्हीलर, जीन प्रिंसर, मैक्स मूलर और विलियम जोन्स। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। आपको
तो सबसे पहले विघटन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसका विघटन किया। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसका क्या किया था? विघटन किया था। इसको सबसे पहले पढ़ा था। अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी, अरमेक, खरोष्टी। आपको बताना है इनमें से तो किस भाषा में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मी, अरमेक और खरोष्टी। ठीक है, इस भाषा में हुआ करते थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखा जाए तो राजज्ञाओं के, उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि, उत्तरी पश्चिमी भाग की बात हो रही, किस लिपि का प्रयोग किया था? अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, केवल खरोष्टी, खरोष्टी और अरमाइक, अरमाइक ग्रीक, अरमाइक ग्रीक और खरोष्टी। उत्तर पश्चिमी भाग, तो उत्तर पश्चिमी भाग के लिए उसने अरमाइक ग्रीक और खरोष्टी भाषा का क्या किया था? लिपि का प्रयोग किया था। अशोक के स्तंभ, देखिए स्तंभ और शिलालेखों में आकार और आकृति का तो अंतर है ही है, साथ ही साथ एक अंतर और है, साथ ही साथ एक अंतर और है। और वो अंतर किसका है? वो अंतर किसका है? वो अंतर है बेटा, वो अंतर है भाषा का। वो अंतर किसका है? वो अंतर है लिपि का। तो केवल और केवल जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं वो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल और केवल क्या है? केवल और केवल वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जो स्तंभ लिखे गए। ठीक है, केवल और केवल क्या? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे। मानसेरा और सहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? मानसेरा और सहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? आपको बताना। मानसेरा पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, प्राकृत अरमाइक भाषा ब्राह्मी लिपि और अरमाइक भाषा खरोष्टी लिपि। आपको बताना है इनमें से सही। मानसेरा और सहबाजगढ़ी के लेख किसमें लिखे गए हैं? तो आपको बता दीजिए प्राकृत भाषा और एक खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? तो सांची में पाए गए हैं, सारनाथ में पाए गए हैं, लौरिया नंदनगढ़ में पाए गए हैं, लौरिया नंदनगढ़, अमरावती में नहीं पाए गए हैं। इसका सी, इसका क्या हो जाएगा? सी इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? सी इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा ना भैया? कोई समस्या तो नहीं? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर, हमने आपको बताया था ना कि पशुओं का सही क्रम पूछा गया, पशुओं का सही क्रम पूछा गया है। तो फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? हाथी, अश्व, वृष, सिंह, हाथी, वृष, सिंह, अश्व, सिंह, वृष, अश्व, हाथी, अश्व, सिंह, हाथी, वृष। तो हाथी, अश्व, वृष और सिंह ये पशुओं का क्रम हुआ करता था। ए इसका क्या हो जाएगा? ए इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? ए इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य है जो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत पूछा गया, ध्यान देना, गलत पूछा। इन पर बढ़िया पालिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, स्थापत संरचना के भाग है। भैया स्थापत संरचना के भाग नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। यह स्थापत संरचना के भाग नहीं, स्थापत संरचना के भाग नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, ये प्रशासनिक जानकारी देने के लिए, ये राजकीय आदेशों के लिए इनका निर्माण किया गया था। स्थापत संरचना के भाग नहीं हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे मानते हैं? सांची को। सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के। तो आपको बता दें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो शासक कौन है? वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र किन वर्णों के लिए खुले हुए? किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए।
आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि भैया मौर्य काल में तक्षशिला के जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे ये किन वर्णों के लिए खुले हुआ करते थे, किन वर्णों के लिए खुले हुआ करते थे, आपको बताना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रियो और वैश्यों के लिए क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए क्या है, ये खुले हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खड़ा। तो भैया लगभग हमने 140 प्रश्न के आसपास में मौर्य काल से कर लिया है और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। आगे हम उत्तरकालीन या फिर उत्तर मौर्य काल के वंश हुए हैं, जैसे कि छोटे छोटे वंश हुए हैं, शुंग वंश हुए हैं, सातवाहन वंश हुए हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कुछ वंश हुए हैं, उनके प्रश्नों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगले 1-2-3 क्लास के अंतर्गत हम साउथ के भी प्रश्नों को भी क्या कर लेंगे, साउथ के भी वंश चैप्टर को भी क्या है ऐसे ही कवर कर लेंगे, राइट। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। थैंक यू डियर, थैंक यू।